नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। सोनभद्र की बात सबसे पहले करेंगे। वहां पर नदी की धारा मोड़कर बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। एनजीटी के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन वहां पर दिखाई दे रहा है और बालू खनन के लिए कोरगी नदी की धारा को लेकर अस्थायी पुल भी वहां पर बनाया गया। कोरगी नदी में मशीनों से बालू का अवैध खनन चल रहा है। बालू खनन पर सोनभद्र का प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। ये निराशाजनक और ये चौंकाने वाला कि प्रशासन चुप है बालू के इस अवैध खनन पर। सोनभद्र प्रशासन मौन है। कोरगी नदी में मशीनों के द्वारा खनन चालू। एक अस्थायी पुल भी बना दिया गया है वहां पर इस खनन को अंजाम देने के लिए। एक्सक्लूसिव फुटेज सोनभद्र से। नदी की धारा रोककर मशीनों से बालू का अवैध खनन वहां पर किया जा रहा है और प्रशासन मौन। देखिए आप कैसे कोरगी नदी में मशीनों से बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। सोनभद्र से ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन इसके पीछे है वहां के प्रशासन की चुप्पी। क्यों? सवाल यह है। नदी की धारा रोककर मशीनों से बालू का अवैध खनन क्यों? एबीपी गंगा सोनभद्र में हो रहे इस अवैध खनन पर, दिन दहाड़े हो रहे इस अवैध खनन पर कुछ सवाल उठा रहा है। सवाल यह है कि कार्रवाई कब होगी इस पर। इस मामले में सोनभद्र प्रशासन अनजान क्यों बना हुआ है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं है? एनजीटी के नियम के उल्लंघन पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? किसकी मिलीभगत से यह अवैध खनन चल रहा है? ये एबीपी गंगा के प्रश्न। एनजीटी के नियम के उल्लंघन पर एक्शन क्यों नहीं? प्रशासन मौन क्यों है? किसकी मिलीभगत से खनन किया जा रहा है? इधर लखनऊ में भाजपा की कार्य समिति की बैठक जारी है। सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित करके इस बैठक की शुरुआत की और इस दौरान एक मंच पर सभी नेता दिखाई दिए। इस बैठक में सभी नेताओं को सम्मानित भी किया गया। 2024 के चुनाव को लेकर यूपी भाजपा की यह बड़ी बैठक है और इसमें 2024 के चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बूथ स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कवायद है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने जीत वाला मंत्र दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2 उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है और भाजपा का विजय रथ बरकरार है। उन्होंने ये भी कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ा अवसर है। नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी है तो मुमकिन है ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा क्षेत्र के संपन्न हुए थे। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त करके फिर से अपनी विजेता की भूमिका को बरकरार रखा। G20 की अध्यक्षता का अवसर भारत के पास है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 इस दौरान दुनिया के अंदर वैश्विक समृद्धि, लोक कल्याण और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने जा रही है और भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ है। भारत को अपनी सामर्थ्य दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी G20 समिट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। याद करिए, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। और कार्य समिति की बैठक में यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर आक्रमण किया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से
आजमगढ़ और रामपुर जैसी लोकसभा की सीट जीतने में सफल रहे। दोनों सीटें हमारी परंपरागत सीटें नहीं रही। हमने दोनों सीटें को प्रदेश में विपक्ष से छीना। यही नहीं, रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी पार्टी का कमल पहली बार खिला। इसके पीछे इस बात की प्रतिबद्धता रही है कि प्रदेश में हमारी सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र को आधार मानकर गांव-गांव विकास की नई धारा बहा रही। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले और सत्ता हासिल करके रहने वाले इन दलों के नेताओं ने अब तक सिर्फ अपने परिवार, अपने चहेतों का ही भला किया है। लेकिन जातियों की राजनीति करने वाली ये परिवारवादी दल ये भूल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब चुनाव में जाति, भाई भतीजावाद और राजनीति को नकार चुकी है। इसलिए मेरा विश्वास है कि कोर्ट की अनुमति के बाद जिस दिन भी प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनावों को बाधित करने वाले इन सभी राजनीतिक दलों को पूरी ताकत के साथ जुटकर हम पराजित करने का काम करेंगे। और इधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव राजीव राय ने भाजपा की कार्य समिति की बैठक पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास सवालों के जवाब नहीं है, इसीलिए नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव राय जी हमारे साथ हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की आज बैठक हो रही है, 700 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, क्या? मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जो ये इनके कार्य समितियों की बैठक होती है, इसमें सिर्फ इस बात पर चिंतन मंथन होगा क्योंकि सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। नए मुद्दे कैसे उछाले जाएं, नए सपने कैसे दिखाए जाएं, जुमले कैसे गढ़े जाएं, इस बात का जवाब नहीं है कि भर्तियाँ क्यों नहीं हो रही। इस बात का जवाब नहीं है कि आप बता रहे हैं ना गड्ढा मुक्ति, पिछले बार बोले थे। चलिए हमारे इलाके में मैं बताता हूँ गड्ढा मुक्ति का क्या हाल चाल है, भ्रष्टाचार कैसे, अपराध देख ही रहे हैं, बालिकाओं के साथ जैसे हो रहा है। तो उन तमाम मुद्दों पर, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, नए नए जुमले लेकर आते हैं। मैं पहली बार जब सरकार बनी थी और इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, तब भी मैंने पूछा था कि जितने प्रधानमंत्री जी भी जहाँ जाते हैं गले पकड़ के आते हैं, यहाँ भी दावे होते हैं। आप भी पत्रकार हैं, आप जानना चाहेंगे कि आपके प्रदेश में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया तो भैया वो पत्थर, वो दीवार, वो फैक्ट्री, वो उत्पादन क्षमता करने वाली इकाई कहाँ है जहाँ आप भी जाकर माथा टेक लें, मैं भी माथा टेक कर लूँ? दिखाई तो देता नहीं है। तो जुमलेबाजों की बैठक नए जुमले गढ़ने की तलाश में हो रही है। हैदराबाद में अखिलेश जी भी केसीआर के साथ गए थे, वहाँ पर कांग्रेस नज़र नहीं आई, ममता बनर्जी नज़र नहीं आई, नीतीश कुमार नज़र नहीं आए। देखिए, वहाँ तो तेलंगाना के केसीआर साहब ने बुलाया था, जिसको जिसको उन्होंने निमंत्रण दिया था, किसको दिया, किसको नहीं दिया, क्यों दिया और क्यों नहीं दिया, उनका विषय है। समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि ऐसी ताकतें जो मुखर विरोधी हैं भाजपा की, एक साथ खड़े हों। इसी के उपलक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए थे, मैं भी वहाँ था, और जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ वो आगाज हो गया। गठबंधन की राह आगे खुल रही है। किसके साथ गठबंधन? राहुल गांधी नहीं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, ना हमारी पार्टी ने ऐसा कोई फैसला लिया। से गठबंधन की कोई संभावना? अभी तो कोई इस बात पर चर्चा नहीं है। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगाल। और रुद्रपुर पहुंच गए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा नेता तेजिंदर विर्क के आवास पर पहुंचे हैं अखिलेश और पार्टी कार्यकर्ताओं से वहां पर वो मुलाकात कर रहे हैं। रुद्रपुर पहुंचे हैं अखिलेश यादव। आज हल्द्वानी भी उनका जाने का कार्यक्रम है बनभूलपुरा में, और उससे पहले रुद्रपुर पहुंचे हैं तेजिंदर विर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके आवास पर। और देखिए कार्यकर्ता उनसे कैसे मिलने पहुंचे और उनके पास अखिलेश यादव को देने के लिए क्या क्या गिफ्ट थे, ये देखिए आप। एक कार्यकर्ता ने ये फ्रेम्ड तस्वीर उनको दी, संभवतः राधा कृष्ण की, और उसके बाद तेजिंदर विर्क के आवास पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अपडेट कर दें आपको, अखिलेश यादव कुछ ही देर में हल्द्वानी भी पहुंच जाएंगे। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव और रेलवे अतिक्रमण वाले इलाके में वो लोगों से बात करेंगे। 500 परिवारों पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने घरों को हटाने पर फिलहाल रोक लगाई हुई है। उसी इलाके में अखिलेश यादव थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उसके बाद वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। उन 500 परिवारों के लोगों से भी उनकी बात होगी जिन पर अतिक्रमण का आरोप है रेलवे की जमीन पर। अभी फिलहाल रुद्रपुर में। इससे पहले आज सुबह अखिलेश यादव लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। उन्होंने वहां पर
जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग परेशान है, सरकार निजीकरण करके कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। जिस तरीके से नफरत बढ़ रही है, जिस तरीके से भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से एक क्षेत्र को ज़्यादा लाभ पहुंचा करके दूसरे क्षेत्र को दबाया जा रहा है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीब हो या कोई आज न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। जहां लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज हम सब समाजवादी लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि जो बिगड़ी हालत है प्रदेश और देश की, उसको कोई सुधार सकता है तो समाजवादी विचारधारा, वही जो जेपी ने दी, वही विचारधारा जो डॉक्टर राम लोहिया जी ने दी, जिस विचारधारा को लेकर के नेताजी चले, जिस विचारधारा के लिए संघर्ष छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने किया, उन्हीं विचारधारा से देश और समाज का भला हो सकता है। अगर समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण तो दूर, उनको हक और सम्मान भी नहीं दे सकती। जिस तरीके से निजीकरण बढ़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके कुछ उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचे उस दिशा में एक एक कर फैसला ले रही है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार उन कानूनों को बना रही है जिससे कि पूरी की पूरी सरकार एक प्राइवेट हाथों में चली जाए। आइए आपको बता दें बिंदुवार अखिलेश यादव ने क्या किया, कैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर वार किए। आज के दौर में चरम पर है महंगाई, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में हर वर्ग परेशान है, किसान भी परेशान है और निजीकरण से सिर्फ कुछ लोगों को फायदा हुआ है। व्यवस्था सुधारने के लिए सपा का संकल्प भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने के 3 महीने के भीतर जातीय जनगणना कराई जाएगी। ये प्रमुख बातें थी अखिलेश यादव के आज के बयान की और वो हमने आपको दिखाई। इसी बीच में एक बड़ी अपडेट लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। ताजा अपडेट ये है कि दारोगा भर्ती प्रक्रिया मामले में डीजीपी को कोर्ट की चेतावनी मिली है। पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन को भी कोर्ट ने चेतावनी दी है। आदेश का पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है कोर्ट ने। यह बड़ी खबर। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए 13 फरवरी तक की मोहलत दी गई है। 2021 में रिंकी नाम की युवती के चयन का सारा मामला है। रिंकी ने केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगाया था। अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगाने पर रिंकी का चयन निरस्त कर दिया गया था। भर्ती बोर्ड के फैसले के खिलाफ रिंकी ने याचिका दाखिल की थी और उसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर आई, इसको और विस्तार में समझते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो ज्यादा जानकारी देंगे कोर्ट की इस बात पर। बताइए विवेक, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए राजेंद्र, ये 2021 का मामला था। रिंकी नाम की युवती है जिसका चयन हुआ था उप निरीक्षक के पद पर और उसको निरस्त कर दिया गया। भर्ती बोर्ड ने उसको सिर्फ इसलिए निरस्त किया क्योंकि उसने जो आवेदन किया था उसमें केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगा दिया था। ये प्रमाण पत्र लगाने के बाद उसका आवेदन निरस्त किया गया। ये क्यों किया गया, इस पर रिंकी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। बीते साल सितंबर महीने में जो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच है उसने अपने आदेश में कहा था कि रिंकी को दरोगा भर्ती कराई जाए। जो भी उसका जो चयन प्रक्रिया है वो 3 हफ्ते में पूरी होनी चाहिए, ये आदेश दिया था। लेकिन ये आदेश भी पालन नहीं हुआ। जब ये दिसंबर 2022 में जब इसकी सुनवाई हुई थी, यानी पिछले महीने, तब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार की अपील को, सरकार ने इस मामले में एक अपील भी की थी लेकिन उसको भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और अपने जो आदेश है, एकल पीठ का जो आदेश था, उसको बरकरार रखा। लेकिन जब उसका पालन नहीं हुआ तो रिंकी ने एक और याचिका दायर की। ये थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, अवमाननावाद की, जिसमें डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं जो डीएस चौहान, उनको नोटिस भेजा गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है कि अवमानना का
जो वाद है रिंकी की तरफ से दाखिल, उसमें कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और ये कहा है कि अगर 13 फरवरी तक ये पूरे आदेश का पालन नहीं होता है, रिंकी को नौकरी नहीं मिलती है, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी 13 फरवरी तक का समय है डीजीपी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान के पास और जो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके पास 13 फरवरी तक रिंकी को हर हाल में नियुक्ति देनी है। दरोगा भर्ती में जो उसने आवेदन किया था, उसको दरोगा बनने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो पूरी करनी है। अगर ये नहीं हुई तो 13 फरवरी को फिर से कोर्ट इस मामले में डीजीपी और पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन से जवाब तलब कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है, उनको तलब कर सकती है, उनको व्यक्तिगत तौर पर बुलाया जा सकता है हाईकोर्ट की बेंच के सामने, जहां से आदेश ये पारित हुआ है। तो ये 13 तारीख का इंतजार है। 13 तारीख के बाद 13 फरवरी की डेडलाइन है पुलिस विभाग के मुखिया के पास और पुलिस बोर्ड के चेयरमैन के पास कि वो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें। बहुत धन्यवाद विवेक त्रिपाठी आपका। एक बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। ज्वेलरी की दुकान में लूट की कोशिश की गई है। दुकानदार के विरोध के बाद बदमाश वहां से भाग निकले हैं। गहने लेकर भागने की कोशिश करता बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस इसी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। ये फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है आगरा की। दुकानदार के विरोध के बाद देखिए, गहने लेकर भागने की कोशिश करता हुआ बदमाश सीसीटीवी में कैद। दुकानदार के विरोध के बाद बदमाश वहां से भागा। यही फुटेज पुलिस की जांच का आधार है। देखिए, छीन झपट के वहां से भागने की कोशिश, दुकानदार ने विरोध किया आगरा में। यह सीसीटीवी फुटेज है। गहने लेकर यह बदमाश भागने का प्रयास कर रहा था। दुकानदार ने उसे कैसे रोका यह भी आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज, यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस की जांच का आधार। अगली खबर बुलंदशहर से है। वहां पर बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बिजली के तारों की चोरी करने वाले 15 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। पकड़े गए लोगों के पास से कार, बाइक और कैंटर भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार लोगों के पास से बिजली लाइन काटने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं और पकड़े गए आरोपियों पर लंबा आपराधिक इतिहास उनका बताया जाता है। बुलंदशहर से खबर, ये देखिए आप क्या क्या बरामद हुआ है। ये बिजली लाइन काटने वाले लोग, कुल 15 आरोपी। देखिए गिरफ्तारी के बाद इनकी तस्वीर। उपकरण इनके पास से बराबर हुए हैं, बिजली लाइन काटने वाले। लंबा आपराधिक इतिहास इनका बताया जाता है। चलिए अब खबर दोपहर में आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर मेरठ में एक तिरंगा रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने तिरंगा रैली के दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए। तिरंगा रैली पर जगह जगह फूलों की बारिश भी की गई। तिरंगा रैली में शामिल लोगों के हाथ में तिरंगे भी थे, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मेरठ की तस्वीरें, तिरंगा रैली। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मेरठ में तिरंगा बाइक रैली निकाली जा रही है और इस रैली की एक एक तस्वीर आप एबीपी गंगा के कैमरे से देखिए कि किस तरीके से युवाओं का जो हुजूम है, वो युवाओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। क्या और इस रैली का मकसद रहता है, क्या और इसके पीछे की सोच है, यही हम बात कर लेते हैं। बीजेपी के नेता हैं कमल दत्त शर्मा, जो इसकी अगुवाई करते हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। कमल दत्त जी, एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ, युवाओं के हाथों में तिरंगा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे आज पूरा मेरठ सड़कों पे उतर आया हो। धन्यवाद आपका भाईजान। ये जो रैली है, इसका संचालन मेरे द्वारा होता है, लेकिन ये रैली इस मेरठ के क्रांतिकारी, ये जो मेरठ की क्रांति दरा है, इसके नौजवानों में अपने हाथ में ले ली है और लगातार लगभग 9 साल से इस रैली का आयोजन एक साल में 2 बार किया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। आदरणीय योगी जी ने कहा था कि 26 जनवरी में कोई भी इस तरह का जुलूस नहीं निकलेगा, जगह जगह पर कार्यक्रम होते हैं। इसीलिए हमने उससे जो पहले संडे है उसमें इस रैली का आयोजन किया है। इसमें पुलिस प्रशासन की ओर से भी हमें पूरा सहयोग मिला है और हमारा जो ध्येय है इस रैली का, वो अंतिम व्यक्ति तक, राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति तक राष्ट्रवाद की अलग जगाना है और जब तक इस अलग को हम जगह नहीं लेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रवाद के मिशन के कार्यकर्ता हैं, जब तक ये रैली ऐसे ही चलती रहेगी। क्रांति शहर मेरठ के हर युवा में एक जज्बा है, एक जोश नजर आ रहा है और ये कहानी ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ के जो युवा हैं, जो क्रांति शहर के युवा हैं, क्रांति शहर के तमाम बाशिंदे हैं, उन्हें पता है कि किस तरीके से क्रांति शहर का महत्व है, किस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ से जो बिगुल है वो बजा था। एक नई
क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई थी और उसके बाद ही देश को आज़ादी मिली थी। उसके बाद आज चूंकि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, 15 अगस्त पे भी निकाली जाती है और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भी निकाली जाती है, तो संविधान कैसे लिखा गया, तमाम जो जानकारियां हैं वो दी जा रही हैं। और आज जो पूरा मेरठ है, उस मेरठ की सड़कों पर कुछ इसी तरह के जो देशभक्ति के नज़ारे हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।